साउथ अफ्रीका के इस शहर में एक ऐसी अनदेखी दीवार मौजूद है जिसे अबूर करते ही इंसान की औसत उम्र तकरीबन 7 साल कम हो जाती है। नोमांजो, जो साउथ अफ्रीका के कैपिटल सिटी के करीब वाक़े एक ऐसा इलाका है जहां ज्यादातर ब्लैक कम्युनिटी रहती है, लोग लोहे के बने घरों में जिंदगी गुजारते हैं और कुछ केसेस में तो एक ही कमरे में 70 से 80 अफराद तक रहते हैं। यहाँ बिजली भी अक्सर चोरी की मिलती है। ये एक इंतहाई गरीब इलाका है, मगर इसी से सिर्फ चंद कदम के फासले पर स्ट्रैंड जैसा दूसरा इलाका मौजूद है, जहां आलीशान बंगले, प्राइवेट स्विमिंग पूल्स और हर तरह की सहूलियात मयस्सर हैं। लोग बेहतर जिंदगी और लंबी उम्र जीते हैं और वहां ज्यादातर वाइट कम्युनिटी आबाद है। ये अनदेखी लाइन ब्लैक और वाइट रंगत के इंसानों को अलग करती है, और अगर कोई ब्लैक इसे अबूर करके वाइट इलाके में दाखिल हो जाए तो उसके साथ क्या होता है, यह हकीकत आपकी रूह को भी हिला देगी। यहाँ तक कि पार्क्स में मौजूद बेंचेस भी ब्लैक और वाइट लोगों के लिए अलग अलग हैं। जी हाँ, ये वो मुल्क है जो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड निकालता है। यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी खासी तादाद में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बैंक्स, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स और कई दूसरी जगहें ऐसी हैं जिन्हें ब्लैक और वाइट लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन किया गया। यहाँ काला पैदा होना किसी जुर्म से कम नहीं है। आज हम साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बताएंगे, इसीलिए अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। भाई ने जो टैक्सी वाला था ना, उसने भी कहा कि भाई तुम पागल हो, यहाँ पे आए हो, तुम मतलब लुटना चाहते हो। ऐसा कुछ माहौल है, लोग ना ऐसे बड़े फ्रेंडली आपसे बिहेव करेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका फोन, कब आपका पर्स गायब हो जाता है। ये मुल्क 31 मई 1961 को जमहूरिया बना था, जब बरतानिया से मुकम्मल तौर पर अलग हो गया। लेकिन आज़ादी की असल कहानी तो 1994 में नेल्सन मंडेला के दौर में ख़त्म हुई। पहले नमीबिया भी उसका हिस्सा था, जो 21 मार्च 1990 को अलग हुआ। तो अब जनूबी अफ्रीका का रकबा तकरीबन 12 लाख किलोमीटर है। ये तकरीबन कोलंबिया जितना बड़ा है। दुनिया में रकबे के लिहाज से 24वां नंबर और अफ्रीका में 9वां सबसे बड़ा मुल्क। अब आबादी की बात करें तो आजकल तकरीबन 65 मिलियन लोग हैं यहाँ। 2026 में 65.4 मिलियन के करीब, जो दुनिया में 24वीं और अफ्रीका में टॉप 5 में है। नस्ली तनव्वुर देखो, तकरीबन 81 से 82% ब्लैक अफ्रीकन, 8 से 9% कॉलर्ड मखलूत नस्ल, 7 से 8% वाइट और 2 से 3% एशियाई। ये मुल्क वाकई रंगों का इम्तिजाज है। मज़ाहिब की बात करो तो ज्यादातर लोग मसीही हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मिलकर 80% के करीब, मुसलमान तकरीबन 1.7 से 2%, हिंदू 1% के आसपास, और काफी लोग नॉन रिलीजियस यानी कोई मजहब नहीं मानते, तकरीबन 15%। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड, और आजकल एक रैंड तकरीबन 17.5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, यानी थोड़ा महंगा हो गया है भाई। टाइम जोन पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है, तो जब यहाँ रात हो तो वहां दोपहर। कंट्री डोमेन .za है, ज़ोलो से शुरू होता है, जिद से। आइन 1997 में मंजूर हुआ और ज़ोलो ज़बान सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि इंग्लिश और अफ्रीकन्स एलीट क्लास और कारोबार में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तालीम की शरह अब भी चैलेंज है, तकरीबन 52 से 85%, और दूर दराज इलाकों में मसाइल हैं। अब थोड़ी सी संजीदा बात, जनूबी अफ्रीका में जराइम की शरह काफी हाई रही है, खास तौर पर कत्ल और जिनसी ज्यादती। पुराने आदादो शुमार में 2016 से 17 में 16 से 19 हजार कत्ल हुए थे, और रेप केसेस की वजह से रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था। लेकिन ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स में कुछ कमी आई है। 2024 से 25 में मर्डर रेट कम हुआ है, कई कैटेगरीज में 10 से 12% तक ड्रॉप, लेकिन अब भी रोजाना 60 से 70 कत्ल हो रहे हैं, और रेप अब भी बहुत बड़ा इशू है। इंसानी स्मगलिंग और GBV भी संगीन मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत और पुलिस कोशिशें कर रही हैं। बहुत से लोग जोहान्सबर्ग को जनूबी अफ्रीका का दारुल हुकूमत समझते हैं, मगर यार ये तो गलत फहमी है।
जोहान्सबर्ग तो मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे चमकदार और सबसे मसरूफ शहर है। दुनिया की सबसे बड़ी शहरी आबादियों में से एक। तकरीबन 70 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, मगर दारुल हुकूमत नहीं है। जनूबी अफ्रीका के 3 दारुल हुकूमत हैं: प्रेटोरिया इंतजामी, केप टाउन कानून साजी और ब्लूम फॉन्टेन अदालती। ये तकसीम तो वाकई मुनफरिद है तारीख की वजह से। केप टाउन की बात करूं तो ये 1652 में डच्चों ने कायम किया था। मदर सिटी कहलाता है। टेबल माउंटेन की खूबसूरती, खूबसूरत साहिल और वाइन लैंड्स, यहाँ की जिंदगी तो ख्वाब जैसी है। जोहान्सबर्ग और डरबिन के उभरने से पहले ये सबसे बड़ा शहर था, मगर अब आबादी के लिहाज से तीसरा है, तकरीबन 45 से 50 लाख के आसपास, और रकबा तकरीबन 2446 किलोमीटर। ब्लूम फॉन्टेन, जो अदालती दारुल हुकूमत है, तकरीबन 236 किलोमीटर पर फैला है और आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब। सुकून वाला शहर जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है। प्रेटोरिया तो इंतजामी दारुल हुकूमत है, तकरीबन 687 किलोमीटर रकबा और आबादी तकरीबन 30 लाख। मुल्क का चौथा या 5वां बड़ा शहर, जहां यूनियन बिल्डिंग्स हैं, सदर का ऑफिस और बहुत सी एम्बेसीज। जैकरांडा के दरख्तों से भरा बहार में तो पूरा शहर जामनी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। जोहान्सबर्ग और केप टाउन तो तफरीह के बादशाह हैं। जोहान्सबर्ग में तो 19वीं सदी से लेकर अब तक लाखों दरख्त लगाए गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में मिलियन ट्री प्लांटिंग हुई और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल कहलाता है। हरियाली ऐसी कि शहर में सांस लेना भी मजा आता है। और पानी की बात, जनूबी अफ्रीका का नल का पानी वाकई दुनिया के बेहतरीन में से है। बहुत से इलाकों में बराह रास्त पी सकते हो, साफ सुथरा और महफूज। अगरचे ग्लोबल रैंकिंग में अब टॉप 3 नहीं, मगर अब भी काफी अच्छा, खास तौर पर शहरों में। खेलों का जुनून देखो, साकर, रग्बी और क्रिकेट तो यहाँ के लोगों का जुनून है। जनूबी अफ्रीका ने इन तीनों के वर्ल्ड कप होस्ट किए हैं: 2010 फुटबॉल वर्ल्ड कप, रग्बी वर्ल्ड कप्स और क्रिकेट वर्ल्ड कप, और अब भी टीम्स टॉप लेवल पर खेलती हैं। इसके अलावा रनिंग, साइकिलिंग, गाल्फ, मोटर स्पोर्ट्स, टेनिस, स्विमिंग, शतरंज सब कुछ चलता है। स्पोर्ट्स कल्चर बहुत मजबूत है। ज़राअत में भी कमाल। जनूबी अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल पैदा करने वाला मुल्क नहीं, मगर टॉप 20 में जरूर है। तकरीबन 7 से 8 मिलियन टन सालाना। सिट्रस, ग्रेप्स, एप्पल्स वगैरह एक्सपोर्ट में नंबर 1 अफ्रीका में। और वाइन, दुनिया का 8वां बड़ा वाइन प्रोड्यूसर, तकरीबन 3.9% ग्लोबल शेयर। कैप वाइन लैंड्स की वाइन्स तो दुनिया भर में मशहूर है। पिनोटाज तो जनूबी अफ्रीका का अपना है। और मादनियात, जनूबी अफ्रीका दुनिया का तकरीबन 70 से 75% प्लैटिनम पैदा करता है। हालांकि हालिया बरसों में थोड़ा कम हुआ, मगर अब भी गालिब। ये मुल्क प्लैटिनम का बादशाह है, जो ज्वेलरी, कैटालिस्टिस और हाईटेक चीजों में इस्तेमाल होता है। अब केप टाउन की बात करो तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ सब कुछ खूबसूरत और मिलजुल कर रहता है, मगर हकीकत यह है कि अब भी एक ऐसी पतली सी लाइन या अनविजिबल वॉल है जो अमीर सफेद फार्म इलाकों को गरीब ब्लैक और कॉलर टाउनशिप से अलग करती है। बस चंद 100 मीटर का फासला, मगर दुनिया जैसा फर्क। एक तरफ खूबसूरत घर, सब्ज बागात, बड़ी सड़कें, पार्क्स, स्विमिंग पूल्स, हर चीज हाई क्लास लाइफस्टाइल की, जहां लोग आराम से रहते हैं। और बिल्कुल उसी लाइन के पार टाउनशिप्स जैसे खायलीचा या गुगलेथू, जहां गुंजान आबादी, छोटे छोटे घर, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, पानी की कमी, बिजली की लोड शेडिंग, सेवरेज के मसाइल, जिंदगी जद्दोजहद भरी। और अफसोस की बात, ये तकसीम अब भी रंग और क्लास की बुनियाद पर है। कानूनी तौर पर तो अपार्थाइड खत्म हो गया 1994 में, मगर उसकी स्पेशल लेगेसी आज भी जिंदा है। जैसे शहर का डिजाइन ही ऐसा बना दिया गया हो कि अमीर और गरीब, सफेद और ब्लैक अलग अलग रहें। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे हुआ? जनूबी अफ्रीका तो हजारों साल से ब्लैक अफ्रीकन लोगों का घर रहा है, सैन और खोय खोय से लेकर जुलू, खोसा तक। मगर यूरोपियों ने आकर किया। 1652 में डच्चों ने केप टाउन बसाया।
फिर 1795 में बरतानवियों ने कब्जा कर लिया और 19वीं सदी में सनती इनकलाब की वजह से लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मकामी ब्लैक लोगों को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया। फिर 1869 में किम्बरली में डायमंड्स मिले और 1886 में विट वाटर्स रैंड, जोहान्सबर्ग के आसपास में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड फील्ड। तब से बरतानवियों के लिए यह जगह सोने की कान बन गई। उन्हें यह खजाना इंग्लैंड भेजना था, तो रेलवे लाइनें बिछाईं, पोर्ट डेवलप किया केप टाउन में और माइनिंग के लिए लाखों ब्लैक लेबरर्स को कम उजरत पर काम पर लगाया। कंपाउंड्स में रखा जहां वो कैद जैसे रहते थे। ये सिस्टम ऑफ माइग्रेंट लेबर शुरू हुआ, जहां मर्द काम करने आते, फैमिली गांव में छोड़ देते और शहरों में रहने की इजाजत नहीं। ये नस्ल परस्ती की बुनियाद पर अलहदगी तो 1913 से कानूनी हो गई। नेटिव्स लैंड एक्ट 1913 ने कहा कि पूरे मुल्क की 80 से 90% आबादी जो ब्लैक थी, उन्हें सिर्फ 7 से 13% जमीन पर रहने की इजाजत, वो भी पसमानदा बंजर इलाकों में। बाकी सब सफेदों के लिए। शहरों में अगर काम करना हो तो टाउनशिप्स में रहो, जहां सहूलियात कम और सफर दूर का। फिर 1950 में ग्रुप एरियाज एक्ट आया, जिसने शहरों को नस्ल के लिहाज से तकसीम कर दिया। सफेद इलाके बेहतरीन जगहों पर, ब्लैक और कॉलर्ड को दूर धकेल दिया। डिस्ट्रिक्ट 6 जैसे मिक्स्ड इलाके तबाह कर दिए, लाखों लोगों को जबरदस्ती निकाला और नई टाउनशिप्स बसाईं, जैसे केप फ्लैट्स पर। यह सब 2 कवानीन से हो गया और पूरा शहर डिजाइन ऐसा हो गया कि एमिली सफेद इलाके और गरीब ब्लैक टाउनशिप्स अलग अलग रहें। तसव्वुर करो तुम पाकिस्तान में रहते हो और काम के लिए लाहौर जाते हो, मगर गवर्नमेंट कहे कि तुम लाहौर में काम तो कर सकते हो, मगर रहना सिर्फ मखसूस दूर दराज इलाकों में, क्योंकि तुम्हारा रंग मुख्तलिफ है। रोजाना घंटों ट्रैवल करो, बसों में भीड़ और घर में बुनियादी सहूलियात भी नहीं। यही हाल जनूबी अफ्रीका का था ब्लैक लोगों का, और आज भी इसकी बाकियात हैं। आज 2026 में अपार्थाइड खत्म हुए 30+ साल हो गए। आइन में सब भी बराबर हैं, मगर स्पेशल सेग्रीगेशन अब भी मौजूद है। टाउनशिप्स अब भी गुंजान, सर्विसेज कम और साबिक सफेद सबर्ब्स में ब्लैक फैमिलीज बहुत कम आ सकें, क्योंकि प्रॉपर्टी महंगी, हाउसिंग मार्केट इनइक्वालिटी की वजह से। कुछ प्रोग्रेस है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की कोशिशें, कुछ मिक्स्ड एरियाज बने, मगर लेगेसी अब भी गहरी है। शहरों में वाइट लोगों को बेहतरीन जगह मिली। शहर के सेंटर में आला सहूलियात, बड़े घर, अच्छी सड़कें, पार्क्स, स्कूल, अस्पताल। कुल शहरी रकबे का तकरीबन 86% उनके लिए, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 17% के करीब थी। ब्लैक लोगों के इलाके तो शहर से बाहर, दूर दराज टाउनशिप्स में, अक्सर मिलिट्री बेस या इंडस्ट्रियल जोन के करीब, ताकि पुलिस और फौज की नज़र में रहें और कंट्रोल आसान हो। वहाँ बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी, पानी की टंकियां दूर, बिजली की लोड शेडिंग, सेवरेज का निज़ाम न होने के बराबर, गलियां तंग और गंद। और तीनों इलाकों के दरमियान एक बफर जोन रखा जाता था, यानी 100 से 250 मीटर चौड़ी खाली जगह या दीवार जैसी रुकावट, ताकि कोई मिक्स न हो, अलग थलग रहें। यह निज़ाम पूरे जनूबी अफ्रीका में नाफिज था, खास तौर पर बड़े शहरों जैसे केप टाउन, जोहान्सबर्ग और पोर्ट एलिजाबेथ, जो अपार्थाइड सिटीज कहलाते थे। में लोगों का स्किन कलर देखकर ही पता चल जाता था कि वो शहर के किस पार्ट में रहता है। वाइट इलाके साफ सुथरे, अमीराना, और ब्लैक टाउनशिप्स गरीब, गुंजान, जिद्दोजहद भरे। 1948 में अपार्थाइड शुरू हुआ तो बरतानवी राज तो खत्म हो चुका था, 1910 में ही यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बनने के बाद। मगर इख्तदार नेशनल पार्टी, ज्यादातर अफ्रीकानर डच नस्ल के हाथ में आया, जिन्होंने बरतानवियों से भी ज्यादा सख्त नस्ल परस्ती अपनाई। उन्होंने 148 से ज्यादा कवानीन पास किए जो ब्लैक लोगों का इस्तेहसाल करते थे। ये एक तरह की वाइट डिक्टेटरशिप थी, जहां अक़लियत की अक्सरियत पर हुक्मरानी थी। ब्लैक लोगों को हमेशा पासबुक या रेफरेंस बुक साथ रखनी पड़ती थी। ये एक छोटी सी किताबचा था जिसमें उनकी शनाख्त, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं, सब लिखा होता। बगैर उसके शहर में घूमना जुर्म था, पुलिस पकड़कर जेल डाल देती। पास लॉज से उन्हें कंट्रोल किया जाता था कि वो शहरों में सिर्फ काम के लिए आएं, रिहाइश टाउनशिप्स में, और काम खत्म तो वापस गांव या बैंटुस्तान्स में। लैंड की बात करो तो 2017 की ऑडिट रिपोर्ट, जो अब भी रेफरेंस है, 2025 से 26 में भी यही फिगर्स चल रहे हैं, के मुताबिक फार्म लैंड और एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स का 72% वाइट लोगों के पास है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 7 से 8% है। ब्लैक अफ्रीकन 49% से ज्यादा आबादी,
के पास सिर्फ 4% प्राइवेट लैंड। ब्लैक बच्चों के लिए अलग स्कूल जो बहुत कमजोर थे, सिलेबस महदूद, टीचर्स कम, क्लासेस बड़ी, फंडिंग वाइट स्कूल से 10 गुना कम। मकसद ये था कि ब्लैक लोग सिर्फ मैनुअल लेबर नौकरियां करें, सोचे नहीं ज्यादा। हेनरिक वर्वूर्थ ने कहा था कि ब्लैक को वाइट्स जितनी तालीम नहीं देनी चाहिए। 1949 से वाइट और नॉन वाइट की शादी मना थी, अगर कोई करता तो जेल और जुर्माना। इमोरैलिटी एक्ट से इंट्रिएसियल रिलेशनशिप भी जुर्म। वाइट इलाकों में ब्लैक का दाखिला मना, पार्क्स, बेंचेस, बसेस अलग अलग। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक लोगों को वोट का हक नहीं, क्योंकि उन्हें शहरी ही नहीं माना जाता था, वो नेशनल थे, मुल्क के असल बाशिंदे होने के बावजूद। दूसरे तरफ हालिया बरसों 2022 से 2025 के अंदाजों के मुताबिक सफेद हाउस होल्ड की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 6,76,000 रैंड्स के करीब है, जबकि ब्लैक हाउस होल्ड की औसत तकरीबन 1,43,000 के आसपास, यानी कई गुना फर्क। 1994 में नेल्सन मंडेला की क़यादत में ANC ने अपार्थाइड का खात्मा किया और जनूबी अफ्रीका को जमहूरी रास्ते पर डाला। मंडेला ने इस जद्दोजहद में 27 साल कैद काटी। इससे पहले महात्मा गांधी ने भी 1893 से 1914 तक जनूबी अफ्रीका में रहकर नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक चलाई और सत्याग्रह की बुनियाद रखी। उन कोशिशों ने कानूनी नस्ल परस्ती तो खत्म कर दी, मगर मुआशी और समाजी असरात अभी बाकी हैं। सियासी तौर पर कौमी सतह पर ANC हुकूमत करती रही है, जबकि केप टाउन में डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत 2006 से है। DA मुआशी तरक्की और मुलाजमतों पर जोर देती है और रेस बेस्ड पॉलिसियों पर तनकीद करती है, जबकि नाकदीन कहते हैं कि इसके इक़दामात साबका अमीर इलाकों को निस्बतन ज्यादा फायदा देते हैं। ब्लैक बेरोजगारी की एक बड़ी वजह यही जोग्राफियाई मसला है। टाउनशिप्स शहरों से दूर है, काम की जगहें दूर और रोजाना तवील सफर करना पड़ता है, जिससे वक्त और पैसा दोनों जाया होते हैं। यूं आज़ादी के 30 साल बाद भी कानूनी मुसावात के बावजूद मुआशी और समाजी मुसावात का ख्वाब अभी मुकम्मल नहीं हो सका, और जनूबी अफ्रीका अब भी इस तारीखी विरसे से निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैर व सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।